अब तक रिकॉर्डिंग नहीं की तुमने? अभी स्टार्ट अब शुरू हुआ है। और बस इसको मूव करते हैं। मंच पर आसीन सारी शिक्षा के इस हाथ में बैठे हमारे इसको ऑफ करो। हमारे इससे छेड़छाड़ मत करो बेटा, कोई छेड़छाड़ मत करो इससे। हमारे बस जो बस रहने शिक्षक दो। बंधु हैं बस विभिन्न परिस्थितियों में भी रोशनी फैलाने का कार्य कर रहे हैं। विभिन्न परिस्थितियों में भी उत्साह के साथ खड़े रहते हैं। इसलिए उनका मैं सभी लोगों का मैं बस इसको स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज का जो कार्यक्रम रखा गया है ये शिक्षक दिवस का जो साप्ताहिक कार्यक्रम था उसमें इसी क्रम में सतत क्रम में शिक्षा नीति में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षकों की क्या भूमिका होगी इसके बारे में बृहद विचार विमर्श की गई जाएगी। जहाँ तक विषय प्रवर्तन की बात है उसके बारे में हम थोड़ी बातें अवश्य करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षकों के बारे में बहुत स्पष्ट धारणा व्यक्त की गई है। अगर हम दस्तावेज को देखेंगे आंग्ल भाषा और हिंदी दोनों भाषाओं में ये दस्तावेज मौजूद है और दोनों हमारे पास इस समय मौजूद है। इसमें पहली पंक्ति ही यही लिखी गई है शिक्षकों के बारे में। शिक्षकों के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पहली पंक्ति ही लिखी गई है कि टीचर्स slowly shape the nature, teachers slowly shape the future of our children and therefore the future of our nation. यही बात 1964 में उठा के आयोग ने अपने दस्तावेज में राष्ट्रीय जो नीति के लिए आयोग गठन हुआ था उस आयोग की पहली पंक्ति थी डेस्टिनी ऑफ इंडिया विल बी शेप्ड इन आवर क्लासरूम। भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित होगा। 2020 का जो दस्तावेज है उसमें भी शिक्षकों के बारे में लिखा है टीचर्स विल शेप द फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन एंड देयरफॉर फ्यूचर ऑफ आवर नेशन। हमारे राष्ट्र का भविष्य शिक्षक निर्मित करता है, पहले विद्यार्थियों का निर्माण करता है, मानव निर्माण करता है, इसके द्वारा राष्ट्र निर्माण करता है। ये शिक्षा नीति इस बात को स्वीकार करती है। 2020 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है जिसके चेयरमैन प्रख्यात वैज्ञानिक प्रोफेसर के वसुंधरा साहब थे, उन्होंने इस बात को एडमिट किया है कि शिक्षक जो है बच्चों का निर्माण करता है, मानव का निर्माण करता है और इसकी परिणत जो होती है वो राष्ट्र निर्माण होता है। इसी को हम दूसरे शब्दों में कहते हैं कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता है। इस बात को ये एडमिट करती है। लेकिन साथ ही साथ इसमें कुछ चीजों को प्रकाश जा रहा है जिसे मैं आपके सामने रखूंगा। शिक्षक वास्तव में बच्चों के भविष्य को आकार देते हैं, अतः हमारे राष्ट्र के भविष्य का भी निर्माण करते हैं। इस नेक योगदान के कारण ही भारत में शिक्षक समाज के सबसे ज्यादा सम्मानित सदस्य रहे हैं और फिर सबसे अच्छे और विद्वान ही शिक्षक बन गए थे। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्पष्ट वर्णित है कि समाज का सबसे प्रबुद्ध वर्ग, समाज का सबसे बेहतरीन व्यक्ति शिक्षक धर्म स्वीकार करता है। विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल, नैतिक मूल्य प्रदान करने के लिए समाज शिक्षक या गुरुओं को उनकी जरूरत की सभी चीजें प्रदान करता था। अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता, भर्ती, प्रस्थापन, पदस्थापन, सेवा शर्तें और शिक्षकों के अधिकारों की स्थिति वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षकों की गुणवत्ता
उत्साह मानकों को प्राप्त नहीं कर पाता है। ये बात शिक्षा भी स्वीकार कर रही है कि शिक्षकों की जो सेवा करते होनी चाहिए, उनका जो एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, पदस्थापन होनी चाहिए, भर्ती की जो प्रक्रिया होनी चाहिए, क्वालिटी का जो निर्धारण होना चाहिए, वो उसमें विसंगति है, ये दूर होना चाहिए। ये शिक्षा नीति 2020 इस बात को स्वीकार करती है। शिक्षकों के सामने बहुत बड़ी समस्या ये रही है कि जो हमारे विद्यार्थी आते हैं वो विभिन्न संस्कृति समूह के होते हैं, विभिन्न आइडेंटिटी से जुड़े होते हैं। सबकी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है, ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है, ये समाजशास्त्री शब्द है आइडेंटिटी शब्द। हर विद्यार्थी किसी न किसी समाज का हिस्सा है, वहां से आता है, किसी भाषा में पला बढ़ा है, तो उसका जो भाषा है यानी लिंग्विस्टिक जो आइडेंटिटी है, उसकी जो भौगोलिक पहचान है, ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है, उसका जो कल्चरल आइडेंटिटी है, इसको ध्यान में रखना शिक्षक का परम धर्म हो जाता है। इसलिए इस नीति में इस बात कही गई है कि अध्यापक को जिस क्षेत्र में नियुक्त होते हैं सेवा देने के लिए उसको लगाया जाता है, वहाँ की जो रीजनल आइडेंटिटी है, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है, इसको ध्यान में रखें, उसको जानें, हो सके तो समाज में रहें, उसको जानें, पढ़ें, समझें और विद्यार्थियों की मदद कर सकें। भारत में जो विद्यार्थी आते हैं, विद्यार्थी ऐसा भी वर्ग आता है जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन का होता है, समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा जो व्यक्ति है उस परिवार से आता है। अब उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, स्थितियों में समायोजन स्थापित करना, ऐसे भी विद्यार्थी विद्यालयों महाविद्यालयों में आते हैं जो चुनौतीपूर्ण बालक हम लोग कहते हैं, उसके लिए विज्ञान प्रयोग में आता है। चैलेंजिंग चिल्ड्रेन हम लोग कहते हैं, चैलेंज चिल्ड्रेन कहते हैं, आर्थोपेडिकली या फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रेन, विजुअली चैलेंज चिल्ड्रेन, हियरिंग इम्पेयर्ड या हियरिंग चैलेंज चिल्ड्रेन, तरह तरह की चैलेंज चिल्ड्रेन आते हैं। हमारे मुखिया इसमें मौजूद है। मैं आपसे आग्रह भी करूंगा कि जब हमारा कोई विद्यार्थी जो फिजिकली या आर्थोपेडिकली हैंडीकैप और हम लोग नहीं प्रयोग करते हैं, चैलेंज चिल्ड्रेन है, नौकरी बालक है, जब महाविद्यालय परिसर में प्रवेश करता है तो कम से कम ऐसा ही उसकी कक्षाओं तक पहुँच जाए, आराम से पहुँच जाए। इसलिए इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। ये गेट और उसके पास से लगा है, कम से कम परिसर में भी होना चाहिए कि वो आसानी से कक्षाओं तक पहुँच बना सके। इस योजना में ये जो पॉलिसी बनाई गई है 2020 में, फिजिकली या जो चैलेंज चिल्ड्रेन हैं उनके हितों की रक्षा करना हम लोगों का दायित्व है, इसके बारे में इस पर उल्लेख है। विद्वान शिक्षक बंधु इस पर प्रकाश डालेंगे कि इसमें हमारा मार्गदर्शन भी करेंगे कि नई शिक्षा नीति में उन विद्यार्थियों की हम कैसे सेवा कर सकते हैं जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के हैं, यानी जो समाज के अंतिम, समाज का जो सबसे कमजोर वर्ग है, जो हाशिए पर जो वर्ग है, उसके जो विद्यार्थी आते हैं उनकी हम सेवा कैसे कर सकते हैं। खासतौर से जो ट्राइब वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, जितने विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षा में नामांकन पाते हैं उनकी संख्या बहुत कम हो जाती है और उच्चतर शिक्षा में आते हैं तो उनकी संख्या बहुत कम हो जाती है। इस बात को 2020 की विचार करती है, उसको कैसे बढ़ाया जाए, उनको कैसे मदद की जाए कि उनकी पहुँच शैक्षिक संस्थाओं तक हो सके, और जो पाठ्यक्रम है वो किस तरह का बनाया जाए तो उनको निरर्थक न लगे, इसकी हमारे जीवन में कोई उपयोगिता नहीं है। इस तरह की बात न आने पाए, ये कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे उनको उत्साहित किया जाए, इस पर विचार करना आवश्यक है। यहाँ तक शैक्षिक संस्थाओं का सवाल है। शैक्षिक संस्थाओं में कौन सी मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, इस पर भी ये प्रकाश डालती है। इस पर इसके बारे में
इस नीति में सर्विस एनवायरमेंट एंड कल्चर इस संख्या 1 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसमें लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्राइमरी गोल ऑफ ओवरऑलिंग सर्विस एनवायरमेंट एंड कल्चर ऑफ स्कूल बिल्डिंग to maximize the ability of teachers to do their job effectively and to ensure that they are part of vibrant, caring and inclusive communities of teachers, students, parents, principals and other support staff, all of whom share a common goal to ensure that our children are learning. विद्यार्थियों को सीखने में मदद के लिए पूरी व्यवस्था है, उनका इन्वायरमेंट कैसे बने, बेहतर कैसे हो। एक स्पष्ट धारणा यही है कि शिक्षक जन्मजात नहीं होता है, उसे प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है, उसका प्रशिक्षण होना ही चाहिए। प्री सर्विस ट्रेनिंग और इन सर्विस ट्रेनिंग दोनों के बारे में ये स्पष्ट करती है और खासतौर से स्कूल शिक्षा से जुड़े जो अध्यापक हैं उनके लिए साल में 50 घंटे ट्रेनिंग की बात करती है। कम से कम 50 घंटे की ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रति वर्ष होनी चाहिए। और नए जो पेडागॉजिकल मेथड हैं, यानी शिक्षण की जो नवीन विधियां आ रही हैं उनसे वो परिचित हों, उसमें डेवलप हों, कौशल युक्त बने। और प्राचार्यों की प्रधानाचार्यों की ट्रेनिंग की बात ये करता है, साथ में कम से कम 50 घंटे की इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिसमें मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के रहस्यों को ये सीखने आत्मसात करें। इसका मतलब एक ज्वाइंट कोलैबोरेशन, एक ज्वाइंट एफर्ट होगा कि विद्यार्थी हमारा अधिक से विकसित हो, उसमें गुण कौशल विकसित हो, समाज के किसी वर्ग से रहता हो, हर स्थिति में उसकी रक्षा होनी चाहिए, उसको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। इसी से कोई राष्ट्र समृद्ध और मजबूत होता है। ये केवल भारत के लिए ही सही नहीं है, दुनिया के अन्य देशों में ये बात सही है। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने शिक्षकों का आह्वान किया कि हमारे विद्यार्थियों को इतना सशक्त बनाओ, इतना धैर्यवान बनाओ, इतना बलशाली बनाओ कि हमारा राष्ट्र किसी भी क्षेत्र में पिछड़ने न पाए। उनमें मानवीय गुण और संवेदनाओं का विकास करो। यानी शिक्षक की वह है जिससे अपेक्षा की जाती है कि वो ये कार्य कर सकता है, अन्य किसी से भी अपेक्षा नहीं की जा सकती है। किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पद से वो अपेक्षा नहीं की जा सकती है, तो शिक्षकों में नीट है उनसे जो अपेक्षा की जा सकती है। दुनिया में एक उदाहरण है इंग्लैंड का, जहाँ शिक्षक सबसे कठोर परिश्रम करना पड़ता है। दुनिया का सबसे श्रेष्ठ एग्जाम का होता है, अगर किसी को शिक्षक बनना है तो उसको सबसे कठोर प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है, उसकी सर्विस कंडीशन सबसे अच्छी रखी गई है। तो भारत इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है और हमारी पॉलिसी इस दिशा में बार बार सुनिश्चित कर रही है कि हमें अपनी संस्थाओं में कैसे सुविधाओं को बढ़ाना है, शिक्षकों का कैसे प्रशिक्षण करना है, विद्यार्थियों को किस दृष्टि से देखना है, उनकी आइडेंटिटी को हमें महत्व प्रदान करना है। इसमें सर्विस कंडीशन और कल्चर के बारे में लिखा है कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ इन दिस डायरेक्शन विल बी टू इंश्योर डिसेंट एंड प्लीजेंट सर्विस कंडीशन एटीट्यूड, adequate and safe infrastructure including working toilets, clean drinking water, clean attractive spaces, electricity, computing devices, internet, and resources will be provided to our schools to ensure that teachers and students, including students of all genders and children with disabilities, receive a safe, inclusive, and effective learning environment and are comfortable and inspired to teach and learn in their school. मानव ये बहुत महत्वपूर्ण विषय पर शिक्षा में विकास करना है कि ये सुंदर व्यवस्था विज्ञान विद्यार्थी हैं उनकी बहुत कक्षाओं तक हो सके, स्कूल तक हो सके, इसके लिए एक सुरक्षित
पैदा करना, प्राइवेट व्यवस्था हर विद्यालयों से शिक्षा के लिए प्रयास किया जाएगा। ये कमिटमेंट है। इसी के आधार पर सरकारें बदल सकती हैं, लेकिन नीतियाँ इतनी जल्दी नहीं बदलती हैं। उन्हीं नीतियों को चलना पड़ता है, हमें इसको इकट्ठा करना है, संग्रह करना है। शिक्षकों को ये मानना है कि शिक्षक जन्मजात होता है, इस बात को ये स्वीकार नहीं करती है। बार बार प्रशिक्षण की बात करती है, सेवा की बात करती है, और इस बात का असंतोष भी व्यक्त की है कि जो भर्ती प्रक्रिया है, सेवा करते हैं, संतोषजनक नहीं है। और सबसे आग्रह करते हैं इन सभी मुद्दों पर गंभीरता से बता जाएंगे और ये भी बताएंगे कि इसका क्या रास्ता हो सकता है। ये पॉलिसी लोग करते हैं, लोग बनाते हैं, लेकिन सुविधाओं पर नजर रखती है। कई वर्ष लगते हैं उसके अध्ययन में, इसकी बात सामने आती है। इसी में टीचर एजुकेशन के अप्रोच के बारे में भी चर्चा हुआ है कि शिक्षक शिक्षा कैसी होनी चाहिए। स्पेशल एजुकेटर्स वे जो दिव्यांग बच्चों के लिए तैयार की जाती हैं, दिव्यांग बच्चों को कैसे शिक्षा दी जाए। हमारा महाविद्यालय बड़े 50 साल पुराना हो, लेकिन अगर एक विजुअली इम्पेयर्ड विद्यार्थी हमारे यहाँ दाखिला ले ले तो ये कठिनाई हो जाएगी कि हम कैसे उससे मदद करेंगे। लर्निंग डिसेबल्ड विद्यार्थी किया जाए जो अधिगम विशेषता से ग्रसित है, तो सीखने में कठिनाई होती है, हम उसको कैसे मदद कर सकते हैं। हमें लगता है कि बिना प्रशिक्षण के यह संभव होगा और शिक्षकों का प्रशिक्षण हर स्थिति में हर स्तर पर होना ही चाहिए। ये जो शिक्षक शिक्षा का ध्यान है, इसमें 4 साल की बात की गई है कि 2030 तक शिक्षक शिक्षा का कार्यक्रम है, पाठ्यक्रम होगा। दुनिया में कमजोर राष्ट्रों पर अगर जोर दिया जाए तो कहीं भी 1 साल का टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं होता है। बड़ी जद्दोजहद के बाद 2 साल का टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद नई शिक्षा नीति 4 साल की शिक्षक शिक्षा की रिकमेंडेशन करती है। 2030 तक को हासिल करने में सक्षम हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि इन्हीं बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। विद्वान शिक्षक साथियों से आग्रह है कि हमारा मार्गदर्शन करेंगे कि जो प्राइवेट विद्यार्थी आते हैं या जो SC के विद्यार्थी हैं, उनकी समस्याओं का अध्ययन करना, उनको कैसे मदद की जा सकती है। एनरोलमेंट की स्थिति वैसे मेजर क्राइटेरिया के आधार पर अच्छा लोग करते हैं, लेकिन हाई स्कूल राष्ट्रीय विद्यालयों में जो दाखिला लेते हैं उच्चतर शिक्षा तक पहुँचने में उन्हें कठिनाई होती है। इनको कैसे बढ़ावा दिया जाए, इन सब पर विचार की जरूरत है। यही शिक्षकों का परम धर्म होगा कि हम अपने विद्यार्थी को, अपने पूरे समाज को, हर वर्ग को, कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को, दिव्यांगता से ग्रसित विद्यार्थी को कैसे मदद करें, उसके एडेप्टेबिलिटी को कैसे बढ़ाने, उसके समायोजन को कैसे पुनर्स्थापित करें, समाज का सक्रिय सदस्य कैसे बने, सदस्य कैसे बने, इंसान लोग कैसे कार्य कर सकते हैं, इस पर विचार की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विद्वान शिक्षक साथियों से आग्रह करूँगा कि अपने विचार रखेंगे और डॉक्टर अनिल कुमार जी से आग्रह है कि आगे के कार्यक्रम दिखा दें। धन्यवाद। परिवर्तन हुआ है। The role of teachers under the NEP 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2021 के अंतर्गत शिक्षकों की भूमिका, यह आज का विषय है। इस विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए बोलने के लिए
श्री प्रकाश चलेगा सर को आमंत्रित करता हूं, वो आए और सभी लोग सबसे पहले साथ हो जाइए, ठीक है। शुरू में आप लोग का स्वागत, धन्यवाद, जो भी आपने ज्ञापन किया स्काउट की गतिविधि के माध्यम से, वो बहुत ही काबिल तारीफ थी, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। आपके लिए एक तारीफ होना चाहिए, ठीक, तारीफ करिए आप अपने लिए। इतने देर से आप लोग सुन रहे थे अभी विजय सर को, वो आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति में या जो भी शिक्षक शिक्षा से संबंधित जो प्रावधान थे उसको आपने सुना, ठीक है। मैं उसको उसके जो कुछ मुख्य बिंदु है उससे मैं आपको चर्चा करूंगा, उससे बताऊंगा कि शिक्षक की क्या भूमिका है, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आखिर क्यों दूसरे जो नीतियां अभी तक बनी है, ऐसा नहीं कि ये पहली बार ऐसी नीतियां बनी है, ठीक है, उससे मैं चर्चा करूंगा। और चर्चा शुरू करने से पहले मैं अपने कॉलेज के जो मुखिया हैं, हमारे गार्जियन भी हैं, प्राचार्य महोदय सर, अल्केश्वरी मैम, प्रतिभा मैम, वरिष्ठ शिक्षक में ये संजय सर, जगन मैम सर, और ये लिंक हो रहा है तो मतलब रिकॉर्डिंग चल रही है, फिर जरूरत नहीं है, बस आप कंटिन्यू करें। सभी को मेरा सलाम। और आप जो बैठे हैं हमें सुनने के लिए, आपका भी बहुत धन्यवाद कि आप इतना लेक्चर सुनने के बाद हमारा भी सुनेंगे, ठीक है। लास्ट में आपके लिए बता दें कि एक छोटा डॉक्यूमेंट्री है, वो उसका भी इंतजार करिए, वो आपको दिखाई जाएगी, एक मूवी है एजुकेशनल, ठीक है। तो ये आपके लिए सूचना है कि आप अभी कब छोड़ के ना जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करने से पहले एक बार भारत माता की जय कर लेते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो शिक्षक शिक्षा के बारे में है, वो ये समझिए कि क्या हट्य है, ठीक है। हट्य ये है कि इस शिक्षा नीति में ऐसे नहीं है कि पहली बार ऐसा कुछ सोचा गया है, इसमें भी ये सोचा गया है कि जो शिक्षक होते हैं, ठीक है, वो अचानक से न उनको कोसली न वो बने, ठीक है, ये ऐसा प्रयास किया गया है। इसी प्रयास के मद्देनजर, ठीक है, अगर हम पिछले आयोगों की बात करें, कलकत्ता आयोग से, ठीक है, उस समय के 1917 की बात करें, उस समय से इंटर में एजुकेशन विषय आना, ठीक है, ये उसी कड़ी का भाग है कि अगर आपको अगर एक अच्छा शिक्षक बनना है तो आप पहले से जो शिक्षा के मूलभूत जो सिद्धांत है, साइकोलॉजी है, फिलॉसफी है, सोशियोलॉजी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सारी चीजें आप पहले से जानते रहे, ठीक है। उसके बाद फिर इंटरमीडिएट के बाद आप बीए में एजुकेशन के सब्जेक्ट है, ठीक है, एमए में आप पीजी कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, ठीक। इतने से अब बात नहीं बन रही है और उसको एक केवल एक ऐसा विषय मान के हम पढ़ लेते हैं, बीए कंप्लीट कर लेते हैं और कोई हमारे अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं आ पाता है। इस वजह से नई शिक्षा नीति में जो प्रावधान किया गया है कि अब जो होंगे वो ऐसे जो शिक्षक शिक्षा में यानी टीचर एजुकेशन करियर जो अपनाना चाहते हैं, वो ऐसे लोग ना हो कि जब हम आईएएस की तैयारी करते करते थक जाए या पीसीएस की तैयारी करते करते थक जाए, ठीक है, एसएससी, बैंक वगैरह जो भी कुछ जितने भी है, आपको मतलब इतना ज्यादा फॉर्म निकलते हैं, सब बच्चे अप्लाई करते हैं बाद में फिर, ठीक है, तब उनको ये एहसास होता है कि नहीं चलो अब अच्छा थोड़ा बीएड कर लेते हैं, बीटीसी कर लेते हैं, अध्यापक ही बन जाते हैं, ये सबसे सरल है, थोड़ा सा आराम भी मिलेगा, घर के पास में भी जो भी रीजन होता हो तब जाके वो सब शिक्षक बन जाते हैं। इस तरह का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी होते हैं टीचर बनने के लिए, ठीक है, पीजीटी और नेट तो नहीं कह सकते, वो होता है, एप्टीट्यूड होता है उसमें, ठीक है। वो ऐसे उसमें क्वेश्चन नहीं होते कि आप अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप उसको देंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन बाकी ऐसे जितने भी एग्जाम्स हैं, अगर कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है तो वो भी जब थक हार जाता है तो
सोचता है कि चलो एक बार टीचिंग टीजीटी का एग्जाम ले लेते हैं, और तब वो उसमें बैठता है और क्वालिफाई कर जाता है। और फिर ऐसे लोग जब आते हैं टीचर पेशे में, तब वो उनके पास नॉलेज बहुत होता है, ठीक है, नॉलेज बहुत होता है, कोई नॉलेज की कमी नहीं होती वो, ठीक है, लेकिन उनको जो पढ़ाने की कला है, हाउ टू टीच, ठीक है, वहां अपना ज्ञान, हम बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो हमें अपना ज्ञान कम बढ़ाना है, बच्चों तक वो हमारा मैसेज जाए कैसे, इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत होती है। ज्ञान तो आज हर जगह इतना भरा पड़ा है, बच्चे तो कहीं भी सीख सकते हैं, गूगल है, आजकल यूट्यूब है, फेसबुक है, कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम नहीं सीख सकते हैं। लेकिन क्या सही है क्या गलत है, किसको हमें लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, ये कौन बताएगा? ये जो सच्चा शिक्षक होगा, जिसके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड होगा, वही बता सकता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है। नहीं तो फिर आप ऐसे कुछ ही पढ़ते रहिए, कहीं कहीं बार पूरा सूचनाओं का बात इकट्ठा कर लेंगे। अगर सूचनाएं इकट्ठा कर लेने से कोई टीचर बन जाता तो फिर हमको लगता है कि जो किताब की दुकान रखा हुआ है वो तो इतनी किताबें बेचता है, वो तो हमसे भी ज्यादा विद्वान होता है। तो लेकिन ऐसा नहीं है, सूचनाओं का ढेर रख लेने से, किताबें जमा लेने से और इंटरनेट की फैसिलिटी रख लेने से कोई शिक्षक नहीं होता है, ठीक है। तो इस कड़ी में इसमें ये परिवर्तन करने का प्रयास किया गया है कि अब जो बच्चे होंगे, यानी अब मल्टीडिसिप्लिनरी जो कॉलेज होंगे, ये अभी फिलहाल अभी नहीं हो रहा, ये 2023 तक हो जाएगा। ऐसा नई शिक्षा, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रावधान किया गया है कि बच्चे बीए के साथ बीएड, ठीक है, बीए बीएड कंबाइंड कोर्स होंगे, बीएससी बीएड कंबाइंड होंगे, बीकॉम बीएड कंबाइंड कोर्स होंगे, ठीक है। और ये 2030 तक के सारे कॉलेजेस जो केवल तो एक डिसिप्लिन मतलब कि आर्ट कराते हैं, ये सब सारे संस्थान ऐसा कहा गया है, होगा क्या नहीं होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन ऐसे संस्थान बंद कर दिए जाएंगे। और अगर जो संस्थान अपने खुद में बीएड या एमए कोर्स ये नहीं करा सकते हैं तो उन्हें दूसरे संस्थानों से कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, मतलब दो संस्थान मिल के बीएससी बीएड बीए बीएड ऐसे कोर्सेज को चलाएंगे, ठीक है। तो उससे ये होगा कि हाँ, जो जिनको टीचिंग करियर में जाना है तो वो पहले से सोच लेगा कि हाँ हमको ये कोर्स करना है, तभी हम, ठीक है, तब हो जाके अच्छा शिक्षक बनेगा, ठीक है, ऐसा मंशा की गई है। अब वक्त ही बताएगा कि इसके क्या दुष्परिणाम होंगे और क्या सुपरिणाम होंगे, वो तो अलग इश्यू है, ठीक है। एक दूसरी बात जिसमें जो कही गई है नई शिक्षा नीति में, वो ये कही गई है कि बच्चों को, जैसे अभी आपने बच्चे आप प्रार्थना कर रहे थे, वो 12 साल का वो उनका हुआ है, ठीक है, उसने उतना सीख लिए हैं, ठीक, तो उसकी भी यहाँ पे आपने से पुनरावृत्ति हुई, ठीक है। तो ये उनकी अपनी एक आप कह सकते हैं उनकी लर्निंग है, ठीक है। इसी तरह क्लास के बहुत तरह के लर्निंग लिए हुए बच्चे घर से आते हैं। इवन बच्चा जब क्लास 1 में भी या नर्सरी एलकेजी यूकेजी पढ़ने आता है, तब भी हम बच्चे को ये माने कि बच्चा शून्य है, ऐसा कभी नहीं होता है। बच्चा जब अपने साथ एक ज्ञान का विस्तृत भंडार लेके आता है, ये अलग बात है कि हम पढ़े लिखे लोग, ठीक है, उसको कह देते हैं कि मतलब क्योंकि वो हमारे ज्ञान से हमारे स्टैंडर्ड से मेल नहीं खाता, तो हम कह देते हैं कि ये देखो इसको कुछ नहीं आता, या उसको अंग्रेजी नहीं आती, तो हम टीचर को कह देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो बच्चे का अपना ज्ञान है, उस ज्ञान को मोल्ड करने की जरूरत है, ठीक है, और उसको बच्चे के ज्ञान को कक्षा में स्थान देने की जरूरत है, न कि परिहास का एक मुद्दा है ये, ठीक है। ये सारे मुद्दे हैं, भाषा विविधता में इसमें बहुत ज्यादा चर्चा की गई है, ठीक है। तो ये सारे मुद्दे जो हैं इसके हैं। एक और है कि आप लोग के लिए उसमें है कि एनटीए एग्जाम करा रही है, उसमें तो सब आप लोगों के लिए उसमें बेनिफिशियल है कि जैसे पहले अलग अलग यूनिवर्सिटियों में अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता था, ठीक है। अगर आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या किसी दूसरे संस्थान में आपको जाना है तो आप अलग अलग फॉर्म भरते थे, तब आप उसमें एडमिशन लेते थे, अलग अलग कहीं से निकला नहीं निकला आ गया,
पैसे का डिस्ट्रीब्यूट होगा, टाइम का डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन अब ये सब चीज़ें नई शिक्षा नीति 2020 के तहत ये सारे सॉल्व हुए हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। कुछ खामियां निकल के आ रही हैं, लेकिन आने वाले समय में आप इसका बहुत बड़ा लाभ लेंगे। ठीक है, शिक्षा में ये कहा जाता है कि हमेशा की शिक्षक जो होता है वो सभी चीजों के लिए शिक्षक जिम्मेदार है। ठीक है, सभी चीजों के लिए शिक्षक जिम्मेदार है। पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है संस्थान में तो शिक्षक जिम्मेदार होता है। ठीक है, ये यहाँ पर लोग कह देते हैं यहाँ कि इतनी अच्छी खासी सैलरी पाते हैं फिर भी टीचर पढ़ाते नहीं है। जब हमारे यहाँ का प्रेसिडेंट महोदय भी वो इस बात को कह चुके हैं कि हाँ हमसे अच्छी सैलरी टीचरों की होती है। ठीक है, फिर बाकी की मानसिकता आप समझ सकते हैं कि यहाँ क्या है। ठीक है, लेकिन आपको बता दूं कि हमारे भारत में ठीक है अब भी दूसरे देशों की तुलना में ठीक है अभी भी बहुत कम सैलरी है टीचर्स की, और केवल सैलरी दे देने से या और भी चीजें इस बातों को बढ़ा के कहने से ये चीजें सॉल्व नहीं होंगी। ठीक है, सिस्टम को सुधारने की जरूरत है, न कि किसी पे दोषारोपण करने की। ठीक, ये सारा जो है व्यवस्थाएं ऊपर से नीचे तक जितनी भी ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसी में ये समस्या है, जिसके तहत इसके मुक्त होगी सबसे ज्यादा अगर कोई है तो है वो है आप विद्यार्थी। ठीक है, इसका दुष्परिणाम सबसे ज्यादा आपको भुगतना पड़ रहा है। लेकिन इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत सारे बदलाव की बात कही गई है और हमें लगता है कि उस बदलाव से जैसे जैसे आगे काम होगा तो उसके अच्छे परिणाम निकल के आएंगे। इसी शब्दों के साथ मैं पुनः सभी को प्रणाम करता हूँ और सभी विद्यार्थियों का दिल से आभार। धन्यवाद, नमस्कार। Diversity and others, linguistic, institution, facility, infrastructures, जैसे टॉपिक्स पर बात नॉलेज का भारत इस स्टेटमेंट से मैं इस मंच पर आमंत्रित करने से पहले सभी वरिष्ठ प्राध्यापकों सब्जेक्ट एक्सपर्ट से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज टाइम मैनेजमेंट इस विषय को ध्यान रखें। इसी कड़ी में इस विषय पर उद्बोधन हेतु मैं डॉक्टर प्रतिभा सिंह अर्थात विभाग एसोसिएट प्रोफेसर को इनवाइट करता हूँ। धन्यवाद सर। आज इस शिक्षक सम्मान समारोह में उपस्थित महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर आनंद शंकर चौधरी सर, भूगोल विभाग डॉक्टर अभ्येश्वरी मैम, डॉक्टर संजय नारायण सर, डॉक्टर विदेश मिश्रा सर और यहाँ उपस्थित समस्त वरिष्ठ व कनिष्ठ प्राध्यापक बंधु और छात्र छात्राओं। आज का ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे भी, हम लोगों की तरफ से और आपकी तरफ से भी, क्योंकि विषय है शिक्षा, शिक्षक और महाविद्यालय चुनौतियां एवं समाधान। तो यह नई शिक्षा नीति 2020 इस समय चर्चा में है और यह शिक्षा नीति 2020 बहुत ही लंबे विचार विमर्श के 5 वर्षों के विचार विमर्श के बाद लगभग 30 करोड़ लोगों के मत जानने के बाद यह त्वरित रूप में आई है। 1823 में हमारे देश की जनसंख्या लगभग 100% साक्षर थी और जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ 1947 में तो देश की जनसंख्या कितना % साक्षर थी, कोई बताए? मात्र 18%। अब आप ये सोचिए कि 1823 से 1947 के बीच में हमारे देश की जनसंख्या की साक्षरता इतना घटिया 18% हो गई। उसके बाद से हमारे यहाँ जब देश स्वतंत्र हुआ तो 1986 में नई शिक्षा नीति घोषित की गई, फिर 1992 में उसमें संशोधन किया गया, लेकिन बहुत कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। इन सभी को ध्यान में रखते हुए और
2020 में नई शिक्षा नीति घोषित की गई। इस नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करना है। हम सब ग्रेजुएट हो जाते हैं पर किसी लायक नहीं होते हैं। इसके साथ इसमें नवाचार का समावेश करना, तकनीकी शिक्षा का समावेश करना और छात्रों के का समग्र विकास करना इस नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य है। आज भारत जो 1823 में जहाँ 70% साक्षरता थी, उसी तरह आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं। तो विश्व गुरु बनने में यह नई शिक्षा नीति बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ ही अगर आप देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसमें जो चौथा पॉइंट है उसमें है क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। अगर क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल को हमें प्राप्त करना है तो इसके लिए हम नई शिक्षा नीति को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। कोई भी नीति कितनी ही अच्छी क्यों न हो, लेकिन अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं होता है तो वह योजना सही तरीके से फलीभूत नहीं होती। और इस नई शिक्षा नीति को कार्यान्वित करने का कार्य मुख्य रूप से हम शिक्षकों पर है। नई शिक्षा नीति का केंद्र बिंदु शिक्षक ही है, क्योंकि शिक्षा नीति से अनेक समस्याएं हैं और उसका समाधान भी, और दोनों को खोजना दोनों ही शिक्षक में छुपा हुआ है। आप लोग श्रीफल का नाम सुने होंगे। श्रीफल खाने से शुगर बहुत तेजी से बढ़ता है, लेकिन उसी का समाधान भी है, क्योंकि उसकी पत्ती का अगर आप नियमित से यूज करेंगे तो उससे आपका शुगर कम और बैलेंस हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारा शिक्षक है जिसमें कि समाधान भी है, समस्याएं भी है, उसका समाधान भी उसी में छिपा हुआ है। नई शिक्षा नीति में शिक्षक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें हर एक बच्चे की के विशेषताओं को, क्योंकि हर बच्चे में कोई ना कोई पोटेंशियल है, हम शिक्षकों को उसको पहचानना है और पहचान के उस तरीके से उसे दिशा देनी है। कोई बच्चा पढ़ने में तेज है, किसी का साइंस तेज है, किसी का आर्ट्स कोई बहुत तेज है, कोई गाने में तेज है, कोई बजाने में तेज है, कोई कास्ट कला में तेज है। तो जिसमें हमें ये पहचानना, हमारे सामने ये चैलेंज है कि हमें हर बच्चे के अंदर छुपी प्रतिभा को पहचानना है और उस हिसाब से उसे उस दिशा में मोटिवेट करना। खाली हमारी शिक्षा क्लासरूम टीचिंग तक नहीं रह गई कि हमने प्रैक्टिकल करा दिया, हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा दिया और आपने नंबर भी पा दिया, लेकिन कल भी हम आपको उसी तरफ पे खड़े देखेंगे। तो ये नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों के सबका समग्र विकास करना है और इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षक ही निभाता है। दूसरा नई शिक्षा नीति का मुख्य जो पहलू है वह शिक्षा में तकनीकी शिक्षा के साथ तकनीकी विकास को जोड़ना है। आज हम खाली परंपरागत तरीके से पढ़ा के और पढ़ के हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो हमें तकनीकी शिक्षा जोड़ के साथ हमको आपको चलना है। तो उसमें हम शिक्षकों के सामने समस्या है कि हम पहले अपने पेडागॉजी को, हम पढ़ाने की प्रक्रिया को चेंज करें। चेंज करने से पहले हम सबसे पहले अपने आप में को तैयार करें। लेकिन शिक्षक एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें अगर वह संकल्प ले ले कोई भी कार्य उसके लिए असंभव नहीं। कोरोना काल में देखिए संपूर्ण अर्थव्यवस्था ठप पड़ गई थी। विदेशों में जो आज बहुत आगे निकल गए हैं उनके लिए भी सब चीजें बंद पड़ी थी, लेकिन शिक्षक जिसको उन्हें ट्रेनिंग का समय मिला, न ही कोई प्रैक्टिस था, लेकिन वह 2-4 दिन में सब जगह ऑनलाइन टीचिंग शुरू हो गई। तो ये मात्र शिक्षक ही कर सकता है। तो इस तरीके से नई शिक्षा नीति का जो आई है उसमें हम सभी लोगों के ऊपर उसके सामने चैलेंज है, लेकिन ये है कि उस चैलेंज का समाधान हम ही लोगों में है। महाविद्यालय में जितने भी रिसोर्स हैं, जो भी हमारे पास साधन है, उन सभी का उतने का ही प्रयोग करके अगर वो बढ़ सकता है तो ठीक है, नहीं हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास साधन नहीं, हम नहीं करेंगे। जो कुछ है उसमें हम लोगों को करना है। नई शिक्षा नीति में भौगोलिक दूरियां लेके कुछ गाँव पहाड़ों पर होते हैं, कुछ बहुत दूर होते हैं, इन सभी को भी कम करने का प्रयास किया गया है। इन सभी के लिए ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की गई, जिससे कि सभी लोग शिक्षित कर सके और 2020 में नई शिक्षा नीति के माध्यम से जो क्वालिटी एजुकेशन का और हमारा उद्देश्य है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, वो भी प्राप्त किया जा सके। इसके अलावा आप लोगों को थोड़ा सा हम बताना चाहते हैं CBCS, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का।
रिजल्ट निकला, आप सभी लोग मार्कशीट लेके आए कि ये क्या लिखा हमको समझ में ही नहीं आ रहा है। तो बच्चों जो नई शिक्षा नीति है इसमें पहले आप कहते थे कि हम 5 विषय पढ़ेंगे, अब 5 विषय में उसी को एक कोर्स के रूप में उसका नाम दे दिया गया है और उस कोर्स को महत्व के हिसाब से उसमें क्रेडिट के रूप में बांट दिया गया है। कृपया आप बच्चों ध्यान से सुने, आप लोगों को काम आएगा। और एक क्रेडिट का मतलब होता है कि कम, और ये मान के चलता है कि 15 हफ्ते हर एक 15 हफ्ते हर क्लास के सेमेस्टर की पढ़ाई होगी। तो अगर एक क्रेडिट का है तो हर हफ्ते 1 घंटा उसकी पढ़ाई होगी। और इसके बाद आप जैसे आप लोगों के यहाँ जितने भी मुख्य विषय हैं वो सभी 6 क्रेडिट के हैं और 3 क्रेडिट का कौशल विकास का जो व्यावसायिक शिक्षा है, ठीक है, तो 36 का है और 4 क्रेडिट का आपका माइनस सब्जेक्ट है, तो 18 का 22-25 मिनिमम हो गया और एक सेमेस्टर में 25 हुआ, दूसरा जोड़ दिए तो 50 हो गया। जब आप एक सेमेस्टर में कम ले आते हैं तभी भी आपके मार्कशीट में लिखा हुआ प्रमोटेड, लेकिन जो अभी आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में मिला है, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में जब आप यदि 46 क्रेडिट से कम ले आते हैं तो फिर आप फेल मार्क्स तब तक अगले क्लास में प्रवेश नहीं करेंगे जब तक कि आपका क्रेडिट मिनिमम 46 कम हो जाए। अगर कम है, जैसे मान लीजिए कि क्लास में कोई वन में आया है और फेल है, कम पाया है, तो ऐसी स्थिति में उसे अगले साल पुनः जब उसकी परीक्षा होगी या विश्वविद्यालय बीच में कराता है तो उसमें आप परीक्षा देंगे और जब तक आपका 46 क्रेडिट नहीं होगा आप बीए सेकेंड ईयर में या बीएससी सेकेंड ईयर में आप नहीं जाएंगे। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का फायदा यह है कि आप 82 में एडमिशन लिए हैं और आपको किसी कारणवश आपने 1 साल की पढ़ाई की और आपने 46 क्रेडिट प्राप्त कर दिया तो आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और आप सुधार गए या नौकरी करने गए, जहाँ भी गए आप लोग गए आपको, तो उसके बाद 8 साल के बाद आपको अरुणाचल प्रदेश में और आपकी इच्छा हुई कि आप फिर से बीए सेकेंड ईयर करके और आगे बढ़े, तो जो आपका क्रेडिट यहाँ पे स्टोर था, आपने 46 क्रेडिट जो किया हुआ था, 46 से ज़्यादा ही हो सकता है, 50 से 52 तक हो सकता है, वह जब वहाँ आप एडमिशन लेंगे और सर्टिफिकेट जमा करेंगे तो वह क्रेडिट आपके खाते में, तो आपके अकाउंट में एक एकेडमिक क्रेडिट बैंक जो होगा हर यूनिवर्सिटी का, उसमें आपके जमा हो जाएगा और फिर वहाँ पर आप आगे बीए सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर सकते हैं या बीए थर्ड ईयर की पढ़ाई आप कर सकते हैं। तो इससे ये फायदा है। दूसरा ये कि जैसे मान लीजिए आप किसी भी डिसिप्लिन में आप अलग अलग विषय भी पढ़ सकते हैं, एक साथ आप 82 में भी एडमिशन लिए मेजर सब्जेक्ट में और माइनर सब्जेक्ट आपको कुछ और पढ़ने का, मैंने उर्दू पढ़ने का, मैंने जो यहाँ पर नहीं है, तो उर्दू की पढ़ाई आप काफी विद्यार्थी से आप कर सकते हैं और वहाँ आप एग्जाम देंगे, वहाँ पढ़ेंगे और बस 4 क्रेडिट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, आपको 82 में नहीं पढ़ने के बावजूद भी। तो इसके ये फायदे हैं कि आप मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, आप पढ़ाई ड्रॉप करके भी पढ़ सकते हैं, इसके अलावा आप ये क्रेडिट आपकी ट्रांसफर भी हो सकती है, आप किसी और यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो ये क्रेडिट आपकी ट्रांसफर होती है, यह क्रेडिट आपकी खर्च भी हो जाती है। लेकिन जैसे अगर आपने सर्टिफिकेट बीए फर्स्ट ईयर किया और आपने सर्टिफिकेट ले लिया तब आपकी क्रेडिट खत्म हो गई, लेकिन जैसे ही आपको सेकेंड ईयर करना है आप सर्टिफिकेट को जमा करेंगे, आपके अकाउंट में वह क्रेडिट जमा हो जाएगी। तो नहीं शिक्षा नीति के बहुत फायदे हैं, लेकिन आप लोग ध्यान रखें कि अगर आप अपने क्रेडिट वो आप नहीं प्राप्त करते हैं, अगर आप पास भी हैं लेकिन आपकी क्रेडिट पूरी नहीं है तो आपको सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा या डिग्री आपको नहीं दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी सीबीसीएस से संबंधित कोई क्वेश्चन हो या एनईपी से कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, किसी भी बच्चे के मन में हो। ग्रेड इसी के साथ हमें अपना जो रिजल्ट आया उसमें ग्रेड है, सब बच्चे आए कि मैंने क्या लिखा, ग्रेड का मतलब क्या है। तो यहाँ पे जो ग्रेडिंग सिस्टम है, अगर आपने 60 नंबर 10 पॉइंट स्केल पे है, अगर आपने 60 पाया तो आपको 60 डिवाइडेड बाई 10 आपको 6 नंबर का ग्रेड दे दिया जाएगा। और इसी के साथ ही आपका अल्फाबेटिकल O, A प्लस A, B प्लस B, C करके आपको मार्कशीट में लिखा हुआ जो लोग सेमेस्टर फर्स्ट का एग्जाम दिए हैं, लेकिन पास होने के लिए मिनिमम अगर आपका 24% से कम नंबर है, मतलब 4 से अगर आपका कम स्केल आता है तब आप फेल माने जाएंगे। और इसके
साथ में सिविल स्किल्स का एक और फायदा है कि जैसे आपसे एक माइनस में आप फेल थे तो आपको हमेशा पूरी पढ़ाई रिपीट नहीं करनी पड़ेगी। आप अगले एग्जाम में सिर्फ इकोनॉमिक्स का एग्जाम देंगे और आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, आप सेकेंड ईयर में प्रमोट हो जाएंगे, फिर सेकेंड ईयर का एग्जाम आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और मतलब कोई समस्या कोई पड़ी किसी का? सबके रिजल्ट आए हैं, मार्केट लेके आप लोग घूमते रहते हैं। चलिए इसी के साथ हम अपनी बातों को वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित यहाँ मंच पर उपस्थित शारीरिक शिक्षा विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजय नारायण जी, हमारे बगल में बैठे हुए जो इस सारे कार्यक्रम के लिए उत्तरदायी पीढ़ी का है और इनकी देख रेख में सारा कार्यक्रम संचालित हो रहा है, ये मैंने आपको बाद में संबोधित किया, क्योंकि आप अगर यहाँ खड़े नहीं होते तो सारे कार्यक्रम का संचालन इस तरह से नहीं हो पाता। शारीरिक शिक्षा विभागाध्यक्ष इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर ब्रजेश कुमार मिश्र जी, यहाँ उपस्थित हमारे आगे अगल बगल सामने हमारे बैठे हुए हमारे समस्त विद्वान शिक्षक बंधु, यहाँ हमारे सामने बैठे हुए इस महाविद्यालय को अनुशासन की दिशा देने वाले चीफ डॉक्टर जगत नारायण जी तथा अपने छात्र छात्राओं, बहुत ही बढ़िया ये जो संगोष्ठी देर से हो रही है, इसको बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन हम लोगों की एक आदत है जब तक किसी चीज के लिए बात नहीं किया जाता हम लोग कोई काम करने के लिए प्रेरित नहीं होते हैं, चाहे वो शिक्षक है चाहे वो शिक्षार्थी है। हम लोगों को एक शासन से पत्र मिल गया है कि हम लोगों को शिक्षक पर्व मनाना 5 तारीख से 9 तारीख के बीच में और सारी सूचना अपने बच्चों को देनी है, जागरूक करना है उनको। कई कार्यक्रम इसमें लगा तो 5 तारीख से ये लगातार चल रहा, कभी हमारा आपका इंटरेक्शन हुआ था। तो सबसे पहले जो चीजें आप कहनी है कि उसका जो टॉपिक है कि शिक्षा संस्थान, शिक्षक और शिक्षा क्या समस्याएं हैं, कौन सी चुनौतियां, उस पर चर्चा करनी है। सबसे पहले एक करके थोड़ा समय में बात रहे हैं हमारे संयोजक, लेकिन फिर भी है मन में बातें हैं तो आपसे जरूर कहना चाहेंगे। कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी बहुत जरूरी है। एनईपी से संबंधित बहुत कुछ हमारे संयोजक ने बताया, मैडम ने बताया, सफेरा ने बताया, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको जाननी जरूरी है। हम में भी कमियां हैं, आप में भी कमियां हैं। जब तक ये हर तरह से कोशिश नहीं की जाती है, कभी एनईपी की जो इसका जो उद्देश्य लेकर इसको लागू किया गया ये पूरा नहीं हो पाएगा। एक एक करके हम तीनों बातों पर आएंगे। सबसे पहले आप जिस शिक्षण संस्थान में हम बैठे हैं, आज हम लोग बैठे हैं, बिल्डिंग बनी हुई मिली, आपने एडमिशन लिया, हमने नौकरी पाई, हमको नौकरी करना, हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं और सब कुछ बहुत आसान दिखाई दे रहा है। लेकिन उस समय की कल्पना कीजिए जब आज से 40-50 साल पहले किसी एक महापुरुष ने ये सोचा होगा इस क्षेत्र में 42 गाँव का ये क्षेत्र, यहाँ शिक्षा की अलग लगाने की जरूरत है और यहाँ के लोग कहीं पढ़ने के लिए बाहर जाकर भटके, इससे बढ़िया इस क्षेत्र में शैक्षिक संस्था बने। तो उन्होंने कितना त्याग किया होगा, कितना परिश्रम किया होगा, कितना पुरुषार्थ किया होगा। जगह एक आदमी के प्रयास से संभव नहीं होगा किसी चीज का निर्माण, तो उन्होंने कितना प्रयास करके इस संस्था का निर्माण किया। जिन महापुरुषों के बारे में आपको जागरूक भी करना है, ये इस कार्यक्रम का ही एक हिस्सा है। मैं आपको थोड़ा सा संस्करण जो मुझे याद है, मैंने जो सुन रखा मैं आपको बताऊंगी इस संस्था के बारे में। यहाँ के लोकल होने के नाते आप लोग परिचित है। इस संस्करण मुझे याद है, मैंने बीएचयू से अपना अध्यापन किया है। बीएचयू का संस्करण मुझे याद है, मालवीय जी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी का नाम आप लोग सब लोग सुने होंगे। मालवीय जी को जब आज से 100 साल से भी ज्यादा हो गया, उस समय उस परिस्थिति में जब आपकी तरफ संसाधन नहीं थे, आपकी तरफ सुविधाएं नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशन
ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं थी, फिर भी हर जगह, हर महानगर में, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, साउथ, हर जगह वो गए सिर्फ एक संस्था खड़ी करने के लिए जिस बात केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम से जिसने अपनी पहचान बनाई है। उस संस्था की नींव में उस पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कितना अपना योगदान दिया है, उस पर एक संस्मरण उनका हमने पढ़ा है, उसका मैं यहाँ पर जिक्र जरूर करना चाहूंगी। एक बार ऐसे ही जगह जगह घूमते हुए वो लोगों से सहयोग करने की अपेक्षा रखते हुए बॉम्बे पहुंचे। वहां उस समय मारवाड़ी बहुत धनाढ़ फैमिली रहती थी, पदुमपत सिंघानिया जी उस समय बहुत चर्चित व्यक्तित्व थे, उनके यहाँ वो पहुंचे थे। तो उन्होंने उनसे आकर बहुत कुछ रखा था। उन्होंने उनके मैनेजर को लिख के दिया कि मैं यहाँ आने वाला हूँ, एक पत्र भेजा, आपकी तरफ सुविधा रहे कि फोन करके सूचना दिया जाए। पत्र प्रेषित कर दिया था कि मैं आऊंगा, आपसे सहयोग की अपेक्षा रखता हूँ, और उनके आमंत्रण पर यहाँ से पंडित जी गए। वहां जब ये पहुंचे और जब इनके पहुंचने से पूर्व सिंघानिया जी जब अपने पूजा स्थल में जाने लगे, उन्होंने अपने मैनेजर को बुलाकर कहा, अभी काफी के ब्राह्मण आएंगे, उनको आप आतिथ्य स्वीकार करिएगा, उनको बैठाइएगा, मैं पूजा करके अभी आता हूँ, तब उनसे बात करता हूँ, मेरी उनकी वार्तालाप होगी। वो चले गए पूजा करने। उतने देर में पंडित जी का आगमन हुआ। एकदम अंधेरा था कमरे में। पंडित जी जैसे ही पहुंचे, सायंकालीन समय में पहुंचे थे ये। इनके पहुंचने के बाद मैनेजर को ये लगा कि जब हमारे मालिक ने ये कहा है कि उनका आतिथ्य करिएगा, तो उन्होंने 2 मोमबत्तियां अगल बगल जला दी उस कमरे में। उस समय मोमबत्ती की रोशनी का सहारा था, बहुत अधिक था तो लालटेन था, दीपक की सहारा होता था, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छे परिवारों को भी नसीब नहीं होती थी। उन्होंने 2 मोमबत्ती, उसमें बिजली कटी थी, 2 मोमबत्ती उन्होंने जला दिया। उसके बाद जैसे ही पूजा समाप्त कर सिंघानिया जी आए, मोमबत्ती अभी उन्होंने मुखातिब नहीं हुआ पंडित जी से, तुरंत मोमबत्ती जलते हुए देखकर अपने मैनेजर को बुलाया, उसको इतनी डांट लगाई कि तुमने 2 मोमबत्ती क्यों जलाया, जो काम 1 मोमबत्ती का सकता था तुमने निरर्थक 2 मोमबत्ती जलाकर इसको व्यर्थ कर दिया। और उसको डांटने लगे तो धीरे से पंडित जी झोला कपड़ा अपना उठाए और झोला कपड़ा उठाकर वहां से चलने लगे। जो आदमी मोमबत्ती जलाने के लिए मैनेजर को डांट रहा है, वो हमको कौन सा दाम देगा, कौन सा हमारा मदद करेगा। लेकिन सिंघानिया जी ने उनको बुलाया, पंडित जी आप बैठिए, मैनेजर को जाने के लिए कहा और ब्लैंक चेक निकालकर उन्होंने सिग्नेचर करके उस समय दिया पंडित जी को कि जो अमाउंट आपको समझ में आता है, पदुमपत कार्ड मुझको भारत सरकार से मिली है, जो समझ में आता है इसको भर लीजिए। अब पंडित जी उनका मुंह देखने लगे। उन्होंने कहा नहीं, आप जो दे देंगे वो मैं स्वीकार कर लूंगा। उस समय, आज से 100 साल पहले की बात हम कर रहे हैं, उस समय सिंघानिया जी ने 3 करोड़ रुपए का अमाउंट चेक में भर दिया और वहां से संतुष्ट होकर वो लौटे। इतना पुरुषार्थ केवल यहाँ मालवीय जी का योगदान, इन्होंने पुरुषार्थ किया, लेकिन उस व्यक्तित्व को भी याद रखना पड़ेगा जिन्होंने अपना योगदान दिया। आज उसी के दरवाजे पर हम लोग जाते हैं, कुछ मदद की जरूरत है या संस्थाओं में किसी कार्यक्रम को कराना, उसके सहयोग की अपेक्षा सबसे पहले लोग यही करते हैं कि अपना भला होगा, इसलिए लोग तो सबसे पहले शिक्षण संस्थाओं में वो साधन सुविधाएं धीरे धीरे बदलती चली गई, संस्थाएं बनी, नो डाउट, तमाम संसाधन ऐसे मिलते चले गए जिस पर हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो उन संस्थाओं में बैठकर सिर्फ नीति बना लेने से कोई काम नहीं होगा। नीति को जब तक कोई काम कर देते हैं बहुत आसान है, लेकिन जब उसको करना पड़ता है, जब उसको धरातल पर आकर आपको व्यावहारिक जीवन में उतारना पड़ता है, तो जो कठिनाई फेस करनी पड़ती है वो हम भी फेस कर रहे हैं। हमसे मेरा मतलब मेरे शिक्षकों से है, आप भी फेस कर रहे हैं, शिक्षार्थी हैं आप। किसी भी संस्था में हम मूल रूप से बातें अपने शिक्षा के ऊपर, हमारी जो भूमिका है शिक्षकों की, बड़ा समय सीमित दिया गया है। शिक्षकों की भूमिका हम सभी जानते हैं कुमार की तरह होता है, कच्ची मिट्टी की तरह। बच्चा प्राइमरी में आता है, माध्यमिक में जाता है और हर जगह से पढ़ाते वो जब हायर एजुकेशन में आता है तब हमको मिलता है। और यहाँ आने के बाद सबसे पहले बच्चों को कोई चीज बताइए, उनके ग्रास रूट लेवल पर उतरकर कहने के बावजूद जो ग्रंथि उनकी बनी है, सबसे पहले उसको तोड़ने के लिए शिक्षक सखत प्रयास करता है, लेकिन कहीं न कहीं उनकी जो मनोदशा होती है वो पूर्व की ही रहती है। उसको तोड़ने का प्रयास हम लोग लगातार सदैव करते रहते। केवल किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप अपना चारित्रिक विकास नहीं करेंगे, आपके चरित्र का निर्माण नहीं होगा, एक व्यक्ति के रूप में आप सफलता पाने के लिए मत दौड़िए, अपने व्यक्तित्व को विकसित कीजिए। सफलता अपने आप व्यक्तित्व के साथ जुड़ती चली जाएगी। कल मैंने चर्चा किया था आप लोगों से कि आप लोग आए हैं, अभी प्राचार्य जी से बात हो रही थी, एक वर्कशॉप होते रहना चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि
एनईपी का, नो डाउट। लेकिन हमारा ये आग्रह कि सबसे पहले हमारा जो शिक्षक है वो भी दिशाभ्रम में है कि क्या होना चाहिए। जैसे अभी मिड टर्म एग्जाम खत्म हुआ है, प्रैक्टिकल की परीक्षाएं मिड टर्म की होनी है कि नहीं होनी है। 25 नंबर जब आंतरिक है तो आंतरिक मूल्यांकन में वही प्रोसेस है जो थ्योरी का है। आधे बच्चों ने भूगोल में जब असाइनमेंट जमा किया है, आधे बच्चे हैं जो अटेंडेंस में एब्सेंट है, तो सिर्फ लिखित एग्जाम देने से आपको वो सारे क्रेडिट वैल्यू मिल जाएंगे, ये संभव नहीं है। तो ऐसे में आप लोग आरोप कर देते हैं शिक्षकों के ऊपर। शिक्षक प्रयास कर सकता है, लेकिन 1 का 2 किया जा सकता है, 1 का 10 नहीं किया जा सकता है। आप अपने अंदर, हम लोगों ने शिक्षा पद्धति को देखा है, हम लोग पढ़ते थे उस समय बहुत आसान था, एक सब्जेक्ट हुआ करता था, सब्जेक्ट के बीच में हम लोगों को जो सिलेबस था साल भर पढ़ते थे शिक्षक, हम लोग पढ़ते थे। उस समय बहुत आसानी से 10 क्वेश्चन केस किया जाता, 10 में से 5 प्रश्न आता ही आता। लेकिन अभी परिस्थितियां बदल रही हैं। अब यूनिट बेस्ड आपका सिलेबस हो गया है, एनईपी लागू हो गया है। आप वही उम्मीद लगाते हैं कि उस समय की तरह टेस्ट पेपर मिल जाए, हम उसी को पढ़ के पास हो जाए, या उस समय की तरह जो सीरीज आप पढ़ के पास हुआ करते थे अभी सीरीज का भी सहारा ले। ये संभव ही नहीं है कि बिना पुस्तक पढ़े, क्योंकि पुस्तक का अध्ययन कराना भी, आप लोगों को नॉलेज देना भी ये इसी का एक अंग है। आप लोगों को किताबों पर भी जाना पड़ेगा, रिफरेंस बुक को स्टडी करना पड़ेगा। जब तक आप अपना पूरा प्रयास नहीं करेंगे तब तक शिक्षक कोशिश करके भी आपको वो सफलता नहीं दिला पाएगा जो आप पाना चाहते हैं। आप कोशिश करते हैं, अभी हमारे पास एक एप्लीकेशन आया, एप्लीकेशन में तमाम विषय बदलने की बात, अभी धीरे धीरे हमको लगता है 2 महीना बीत गया प्रवेश लेने के, आप लोग अभी भी विषय बदल रहे हैं। क्योंकि इंटर से निकलने के बाद इंटर की परीक्षा और बीए के एडमिशन के बीच में 1 महीने 2 महीने आपको टाइम मिलता है। किसी ने अपना ऑब्जेक्ट निर्धारित नहीं किया, आपका जब ऑब्जेक्ट ही निर्धारित है आप कैसे उसमें से आएंगे। अगर आपने अपना तय कर लिया हमको क्या विषय लेना, किसके साथ क्या कॉम्बिनेशन है, अभी मैडम ने 60 क्वेश्चन क्वेरी कीजिए, किसी ने हिम्मत ही नहीं ट्रैक को उठाया, अपनी समस्या हम लोगों बीच का है। कल भी हम लोगों ने कहा था पैनल की चर्चा होगी, जिसकी जो समस्या है किसी भी विषय से संबंधित आप लोग पूछ सकते हैं। महाविद्यालय से संबंधित कोई समस्या आप लोग हम लोग के संज्ञान में डाल सकते हैं, पूरा प्रयास किया जाएगा। यहाँ हमारा भाग्य है, आप लोगों का, आपके लिए भी सौभाग्य है कि प्राचार्य जी भी बैठे हैं। हम बार बार आपसे आग्रह करेंगे, यदि कोई समस्या आपकी है किसी भी, चाहे विषय से है, चाहे आप कोई संस्थान के अनुशासन से है, अनुशासन आपको देना है, जबरदस्ती अनुशासन थोपा नहीं जाता है। जबरदस्ती कोई शिक्षक तभी कर सकता है जब आप एकदम निराकुश हो जाते हैं और एक कुछ भी सुनने और समझने को तैयार नहीं होते हैं। सामने से टीचर आ रहा है, पीछे से बच्चे निकल जा रहे हैं, बिना विषय के बच्चे भी किसी क्लास में बैठकर अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। ये आप अध्ययन नहीं करते हैं, ये सिर्फ दिखावा करते हैं। और ये एनईपी एक ऐसा आपको मिल गया है जिसमें आपको 2-3 चीजें मैं आपको और बता दूं, समय अभाव बताया लोगों ने। एक तो पहले जो एडमिशन होता था, अभी वेबसाइट पर भी पड़ा हुआ है, कॉलेज के व्हाट्सएप पे भी पड़ा हुआ है, आप लोग उसको साथ देख लिए होंगे कि 2 साल की टैब का बच्चा जब आता था इंटर के बाद यहाँ एडमिशन के लिए, उसको हलफनामा दे के प्रवेश लेता था। अब उसको बढ़ाकर 7 साल कर दिया गया है। अगर 7 साल के टैब पर भी आप अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाते हैं तो ये आपकी कमी है, किसी शिक्षक और किसी संस्थान की कमी नहीं है। एक दूसरा परिवर्तन ये किया गया है कि अगर आप किसी विषय में आपने बीए किया है, उसके इतर किसी विषय से पीजी करना चाहते हैं तो आपको ये स्वतंत्रता मिल गई है कि आप उस विषय से भी पीजी कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप निकल कर आए, आप अपनी समस्याएं सुनाएं, प्रयास आपको करना होगा। अपने अपने विषय के विशेषज्ञ के बैठे हैं, सारे विद्वान बैठे हैं, सब कुछ भरा पड़ा है, लेकिन आप कुछ नहीं करेंगे। बैंक के यहाँ से करोड़ों का अमाउंट है, जब तक फॉर्म भरकर नहीं देंगे तब तक आपको एक परीक्षा मिलने वाला नहीं है। फॉर्म भरने का काम आपको करना है। बार क्लासरूम से लेकर हर जगह आपको यही सिखाते हैं कि अपनी समस्याओं को कहना सीखिए, नहीं कर पा रहे लिख कर धीरे से बिना नाम के हम लोगों को देना सीखिए। केवल विषय डालिए, अपना कक्षा डालिए, वर्ष डालिए, हम लोग उसको समाधान देने की पूरी कोशिश करेंगे, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित है, चाहे शासन से संबंधित है। क्योंकि हम सभी इस प्रयास में है कि संस्थान में जो भी माहौल शैक्षणिक है वो तभी अनुशासित हो पाएगा जब आप सहयोग देंगे। गलती करना उतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना बड़ा गुनाह है गलती सहना। आप देखते हैं कि बच्चे गलत कर रहे हैं, फिर भी आप लोग चुप्पी लगा के बैठे रहते, बोलना जरूरी नहीं समझते किसी के खिलाफ। मैंने अपने विषय में देखा जिस बच्चे ने साल भर क्लास किया, जिसकी फाइल बनाई, मैंने सिग्नेचर किया, उसके पास इंटरव्यू में फाइल नहीं रहती है, और वो बच्चा जो साल भर क्लास नहीं आया है उसी
उसी की फाइल लेकर कवर पीस लगाकर अपना नाम लगाकर इंटरव्यू में बैठा और मैं मजबूर हूँ उसको नंबर देने के लिए। बार बार आपको बोलते रहते हैं कि गलतियों को छुपाइए मत, कहीं कोई समस्या है तो आप हमसे बताइए, लेकिन जब आप बताएंगे ही नहीं तो हम लोग तो अपने आप को विद्वान मान के बैठे ही रहेंगे कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, हमको सब कुछ आता है। आप पूछेंगे तब हमको अपनी गहराई का अंदाजा होगा, नहीं पूछेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। हम लोग जानेंगे हम विद्वान हैं, आप समझेंगे हम बहुत चलाक हैं। ये स्थिति खत्म करिए। जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक कितने भी नीति बना दिए जाए, कैसी भी शिक्षा नीति बना दी जाए, वो बैठ कर किसी कमरे में बनाया गया है। गयासी महाविद्यालय के प्रांगण में बैठकर संस्थान में यहाँ के संसाधनों के बीच बैठकर वो कार्यक्रम कैसे होगा वो हमारा मुखिया बताएगा, हम लोग खेलेंगे, हम लोग बताएंगे उसका समाधान, लेकिन प्रश्न आप उठाएंगे, समस्या आप उठाएंगे। कहते हैं ना, दो पंक्तियां कह अपनी वाणी को विराम दूंगी कि बहुत गूढ़ बातें है ये जो आपको ग्रहण करने की जरूरत है कि तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ उठाएगा, रत्न मिलेगा तुझको जब सागर की तह में जाएगा, कुछ न आए हाथ समझना दुर्गी अभी अधूरी है, चाहे जितनी भी हो मुश्किल पहला कदम जरूरी है और ये पहला कदम आपको उठाना है। सारे शिक्षकों में सब शिक्षक प्रयास करता है, प्रयास में अगर कोई कमी नजर आती है तो आप क्वेश्चन उठाइए, आप क्वेश्चन पूछिए, समाधान देने के लिए हम लोग बैठे हैं। कुछ भी अगर आपकी क्वेरी होती है तो अभी जैसे कार्यक्रम समाप्त होगा हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे, कुछ भी आपको पूछना है प्राचार्य जी को उद्बोधन आपको स्वतंत्र है, जितना भी आपकी समस्या का समाधान देने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ एक बार पुनः अपने नाम अध्यक्ष अपने समूह बैठे समस्त विद्वान समाज सदस्यों को एक बार पुनः उनके प्रति आभार ज्ञापित करते हुए आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमारी प्रॉब्लम है तो किस तरीके से रिजॉल्व किया जाएगा, हमारी आइडेंटिटी भी बची रहे, सबसे बचने का भी आपने हमें सुझाव दिया। हम ये श्योरिटी दिलाते हैं कि हम यहाँ इस मंच पर आपके द्वारा हमें मूल और संस्कार दिए गए हैं, जिन्हें व्यवहारों में और हम फैलाएंगे। इस कार्यक्रम की अगली कार्रवाई हेतु मैं संचालक के तौर पर डॉक्टर आशीष पांडे सर को आमंत्रित करता हूँ। इस कार्यक्रम की आगे की सारी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए अंतिम वक्ता के रूप में हम अपने प्राचार्य सर को आमंत्रित करते हैं कि वो आए और अपने उद्बोधन से प्रस्तुत करना। कार्यशाला करेंगे या संतुष्टि करेंगे, बहुत ही एक राइट वे में जा रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को आज ये जानना बहुत जरूरी है कि जो हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो क्या है और वो अध्यापक से लेकर छात्रों तक को समझ में आनी चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। साथ ही डॉक्टर किशन जी यहाँ पर बैठी हैं, जिन्होंने अपने उद्बोधन में बहुत ही व्यवहारिक बातों को उठाया। डॉक्टर दत्ता जी ने सीरियस प्रणाली पर जो भी चीजें बताई, मैं तो इनसे कहूँगा कि ये और कुछ और अध्यापक मिलकर के एक कुछ वीडियो या कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाए जिसको हर क्लास में बच्चों को बार बार दिखाया जाए, क्योंकि ये जो क्रेडिट सिस्टम है वो क्रेडिट सिस्टम सबसे समझ में अभी नहीं आ रहा, और ये ऐसी खिचड़ी है जो बन तो जा रही है लेकिन खाने में कोई स्वाद नहीं आ रहा। तो स्वाद आएगा लेकिन पहले खिचड़ी कैसे बनती है और क्या क्या उस पर डाला गया है, इस चीज को समझना पड़ेगा। तो ये चीज समझने के लिए सबसे पहली जरूरत जो है
वो शिक्षकों को इस विषय में जानकारी लेनी पड़ेगी कि आखिर क्रेडिट सिस्टम है क्या। अब मार्क्स की जगह क्रेडिट सिस्टम आ रहा है। ये एक ऐसा बैंक है जिसमें आप एक कुछ क्रेडिट कर देते हैं, उस क्रेडिट के आधार पर आप पास हो जाते हैं। लेकिन आप ये जान लीजिए कि आगे बढ़ने के लिए फिर से नया क्रेडिट आपको लेना पड़ेगा। एक बार अगर आप 40 या 46 अंक का क्रेडिट ले लिए तो उसका नेक्स्ट स्टेप भी जा सकते हैं। उसके नेक्स्ट स्टेप पे आगे जाने के लिए फिर से आपको 40 क्रेडिट अर्जित करना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट है ये, जो आप करेंगे तो करेगा और जब यूज कर लेंगे तो खाली हो जाएगा। फिर आगे यूज करने के लिए उसमें कुछ पैसे या कुछ उसमें क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये ऐसा अकाउंट है जिसको बार बार आपको अभ्यास में ला करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मैं प्रतिभा से ये कहूँगा कि आप और अन्य लोग मिलकर के इस तरह का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें जो हर क्लास में हर समय बच्चों के सामने ये बार बार दिखाया जाए। डॉक्टर जय मिश्रा जी ने बहुत अच्छी तरीके से जो एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसका सार आप लोगों को बताया और बहुत से चैलेंजेस हम लोग के सामने हैं, बहुत सी नीड हम लोग को है जिस एजुकेशन को हम लोग को चलाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। मैं कुछ जो भी बातें सुन रहा था उनको कुछ चीज़ों को मैंने नोट किया और मुझे लगा कि ये बातें आपको मुझे करनी चाहिए, क्योंकि आंकड़ों में जाने के बजाय कुछ व्यवहारिक बातें हो तो वो ज़्यादा अच्छा होती है। क्योंकि अगर आंकड़ों में हम लोग जाएंगे तो हमारे विद्यालय में आंकड़ों के साथ तो कुछ भी नहीं है। वो कोई भी आंकड़ा नहीं है जिसको मैं गर्व से कह सकूं कि मेरे विद्यालय में ये चीज है। जैसे एक मात्र अभी एजुकेशन पॉलिसी की बात सर कर रहे थे तो उसमें उन्होंने कहा कि मूलभूत सुविधाएं छात्रों के लिए होना चाहिए, जिसमें साफ जल पीने का, प्रशासन के लिए सामग्री हो, सुरक्षित पर्यावरण हो, अच्छे बैठने की व्यवस्था हो, न्यू टेक्नोलॉजी हो। लेकिन मैं पूरी तरह से शर्मिंदगी के साथ कह रहा हूं कि ये सारी चीजें हमारे यहाँ नहीं, और इसको कहने में कोई गुरेज भी मुझे नहीं है कि अगर जब तक हम इस परिस्थिति को नहीं जानेंगे और इस चीज को स्वीकार नहीं करेंगे कि मेरे पास ये चीज नहीं है, हम केवल एक हवा में बातें करते रहेंगे, तब तक हम लोग कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। आपको इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा कि आपके महाविद्यालय में ये मूलभूत चीजें नहीं है। लेकिन सुखद पहलू ये भी है कि आज ये जो टेक्नोलॉजी है, जो सामने टेक्नोलॉजी आपको दिख रहा है, ये बक्से में मेरे ख्याल से कई सालों से 10-15 सालों से जो ऊपर वाला दिख रहा है आपको प्रोजेक्टर 10-15 सालों से बक्से में बंद था। ये जो लैपटॉप है वो महाविद्यालय का नहीं है, ये एक शिक्षक का है। वो जो नीचे का प्रोग्राम वाला है वो नाम क्या है? एम्पलीफायर, ये यूजीसी का है और ये कहीं पर फेंका हुआ था, इसको खोल करके निकाला गया है। बहुत मतलब इसको खुलवाए हमारे तो शिक्षक जो है मिलकर के उसको खुलवा करके निकलवाए हैं, तो आज आपके सामने ये पता दिख रहा है। अब आप इसी से अंदर ये स्टैंड जो है अब कल खरीदा है, ये स्टैंड रात में मेरे पास फोन किया गया कि सर क्या मैं ये स्टैंड ले लूं, तो हमने कहा भैया ले लो। अब आप ये बताइए कि जहां जिस विद्यालय में इन मूलभूत चीजों की इतनी दिक्कत है, वहां हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी कैसे लागू करें? ये बहुत बड़ा चैलेंज न केवल अध्यापकों के लिए है, बल्कि जो सिस्टम बना रहे हैं, जो लोग इन चीजों को बना रहे हैं, वो भी इस बात को गंभीरता से समझे कि वो हमको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी एक बहुत अच्छी सोच निकल के सामने आ गया कि उन्होंने इन सब चीजों को स्वीकार किया है कि इन सब चीजों को डेवलप किया है। जहां ये चीजें नहीं है उन सब चीजों को हम लोग डेवलप करें। तो मतलब उनको ये मालूम है कि संस्थाओं में मूलभूत चीजों की आवश्यकता है, ये आवश्यकता हर जगह उपलब्ध नहीं है। और हम लोग बहुत कुछ नसीब है कि हम लोग के पास इतनी मूलभूत चीजें उपलब्ध है। फिल्टर का पानी नहीं है लेकिन पानी पीने के लिए है।
स्वच्छ वातावरण बाहर नहीं है, लेकिन आपके कैंपस का वातावरण बहुत अच्छा है। बहुत से कॉलेजों में बैठने के लिए ये सीट और ये टेबल नहीं है, लेकिन आपके यहाँ है। अभी सौभाग्य से पुनर्निर्माण का भी कार्यक्रम चल रहा है, आप हम देख रहे हैं, वो सारी चीजें चल रही हैं। तो जो शिक्षक, अगर मैं दो चीजों पर बात करना चाहता हूँ, एक शिक्षक और एक छात्र, इन दो चीजों की सीमित रहना चाहता हूँ, क्योंकि बातें दिमाग में बहुत सी हैं, तो कुछ चीजों को मैं यहीं पर आज एक फोकस लेकर के चलना चाहता हूँ। जो टीचर है, अध्यापक है और जो विद्यार्थी है, दोनों का भविष्य बनाना और उसमें से एक भविष्य निर्माता बन जाए। मैं मानता हूं कि कोई भी शिक्षक अगर एक अच्छा विद्यार्थी है, कोई भी शिक्षक एक अच्छा विद्यार्थी है, तो वो एक बेहतरीन शिक्षक बनेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो हमारी सीढ़ी जो है, एक अच्छा कुशल शिक्षक बनने की जो सीढ़ी है, वो एक विद्यार्थी के रूप में शुरू होती है। और जो शिक्षक हमेशा सीखने की कोशिश करता है, हमेशा नई चीजों को एडॉप्ट करने की कोशिश करता है, हमेशा नई चीजों को जानने की कोशिश करता है, वो हमेशा बेहतरीन शिक्षक बनता है। और जो शिक्षक ये मान लेता है कि मुझसे ज्यादा कोई विद्वान नहीं है, उसका वहीं पर शिक्षकत्व खत्म हो जाता है, वो कभी बेहतरीन शिक्षक नहीं बन सकता। तो शिक्षक से पहला तो होना चाहिए कि हमेशा उसको भी विद्यार्थी की तरह सीखते रहने की कला आनी चाहिए। दूसरी चीज, शिक्षक के लिए तमाम जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो बहुत सी नीतियां लाई गई हैं जो उनको ट्रेन किया जाए, उनको जो है शिक्षा देने से पहले शिक्षा देने के तरीकों को समझाया। ये बहुत जरूरी है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, जो ये ग्रेड सिस्टम है, इसके लिए तमाम सेमिनार आयोजित किया जाए और किया जा रहा है, ऑनलाइन या ऑफलाइन किया जा रहा है। बट शिक्षक को एक चीज और समझना चाहिए कि जो ये शिक्षक है वो केवल हम लोग नहीं है, जो हम लोग ने PhD कर लिया, नेट कर लिया और सेलेक्ट होकर के शिक्षक बन गए। आप जरा ध्यान दीजिए तो बहुत से ऐसे अपने परिवार में लोग हैं जिन्होंने कभी भी शिक्षा का गधा भी नहीं पढ़ा, लेकिन उन्होंने हमें शिक्षित किया है, और वो है हमारे माँ बाप, जो शिक्षा के विषय में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन उनसे अच्छी शिक्षा तो शिक्षक का गुण आप किसी से निर्धारित कर लीजिए कि क्या किसी शिक्षक का गुण सिखाने से आएगा। शिक्षक को सिखाने से शिक्षक का गुण नहीं आता है, शिक्षक के अंदर वो गुण स्वतः धीरे धीरे उसके अपनी परिस्थितियों, समय को देखते हुए, चैलेंज को स्वीकार करते हुए सीखने की प्रवृत्ति इन सब चीजों से आता है। हम लोग की माँ बिना कुछ जाने, मेरी माँ अनपढ़, मुझे बाप को कहने में कोई सा सोचती है, मेरी माँ ने कभी मतलब साक्षर नहीं है, जैसे अक्षर का ज्ञान नहीं वो निरक्षर, और जैसे अक्षर का ज्ञान हो वो साक्षर। मेरी माँ साक्षर नहीं थी, अब उस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरी माँ ने हम 7 भाई बहनों को पढ़ा लिखा करके इस योग्य बना दिया कि हम लोग आज आपके सामने खड़े सब है। वो निरक्षर है, पर उसके अंदर शिक्षा देने का गुण है। वो जानती है कि किस तरह अपने बच्चों को पढ़ाया जाए, किस तरह शिक्षित किया जाए, किस तरह अच्छे मार्ग पर उनको ले जाया जाए, बहुत अच्छी तरह जानती है। और बहुत परिस्थितियां विपरीत भी रही होंगी उनके सामने। वो आपको बताऊं, हर माँ बाप करते हैं कि हम लोग जब हाई स्कूल या इंटर में थे तो मम्मी मेरी जो है उठाती थी 4 बजे उसको पढ़ने के लिए, हम लोग पढ़ते थे और उसी में नींद आती थी, झाड़ू रखती रहती, उस झाड़ू से मारती। कभी कभी क्या करती थी कि पानी जो है ऊपर से ऐसे डालती। वो जानती है कि बच्चे को नींद आ रही है, बच्चा सोना चाहता है, लेकिन वो ये भी जानती है इस समय इसकी नींद का त्याग करना बहुत जरूरी है, तो इस चीज को बहुत अच्छे करना है। तब आज हम लोग तो जो शिक्षक होता है उसके अंदर ये सब चीजें बहुत मूलभूत रूप से स्वतः आनी चाहिए। और शिक्षक तो ऐसा होता है कि जहां खड़ा हो जाए, वो जहां खड़ा हो जाए वही वो क्लास लगा। आप बाहर खड़े हो जाइए, 4 विद्यार्थी आपको मिल जाए तो आप शिक्षा की बात करने लगिए, वही क्लास हो जाएगी।
एक वही एक ऐसे व्यक्ति है, एक होता है जज जो जहां बैठ जाए वही उसका कोड लग जाता है, और दूसरा टीचर तो जहां खड़ा हो जाए वही कुछ क्लास बहुत आसान चीज नहीं है, बहुत ही कठिन जीवन है उसका। हम लोग अगर आसानी से जीना चाहते हैं तो उसके लिए भी कोई कमी नहीं है। बहुत शिक्षक हैं जो बहुत अच्छी तरह बहुत हैंडसम सैलरी प्राप्त करके भी कुछ भी नहीं करके बहुत अच्छा जीवन गुजार रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व कवर कर दिया, पैसे को महत्व नहीं दिया और आगे वो बढ़ते हैं। तो शिक्षक की वैल्यू, शिक्षक का गुण, शिक्षक के बारे में जो भी बातें की जाए वो एक दर्शन है, वो एक फिलॉसफी है। उस फिलॉसफी को समझने की जरूरत है और उसके आधार पर हम किसी शिक्षक के गुण या अवगुण को जान सकते हैं। मुझे लगता है कि शिक्षक का जो सबसे बड़ा दायित्व है वो यही है कि हम एक अच्छा विद्यार्थी, अच्छा पढ़ा लिखा एक अच्छा विद्यार्थी, और अगर वो एक अच्छा इंसान बना सके अपने विद्यार्थियों को, वो सबसे अच्छा शिक्षक है। हमें आप ज्ञान दो बट हमें एक अच्छा इंसान बनाओ। अगर आपने एक अच्छा इंसान अपने छात्रों में पैदा कर दिया तो और अच्छे इंसानों की लाइन लगा देगा। तो सबसे बड़ा गुण शिक्षक का यही होना चाहिए। और शिक्षक जो होता है वो विद्यार्थियों का आइडल होता है, वो आदर्श होता है। और हर विद्यार्थी, मुझे लगता है कि प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षक को फॉलो करता है, उसको हमेशा कहीं ना कहीं वो देखता है कि मेरा शिक्षक कैसे बात कर रहा है, किस प्रकार वो व्यवहार कर रहा है, किस प्रकार वो हमारी समस्या को सुन रहा है, किस प्रकार वो क्या कह रहा है। विद्यार्थी बहुत इनोसेंट होते हैं। ये जो जितने बच्चे हैं ये सब बहुत इनोसेंट है। ये हम ही लोग से, हम लोग के कैरेक्टर से, हम लोग की चाल ढाल बात बातें, इन सब चीजों से ये सीखते हैं और ये उससे प्रभावित होकर के ये अपना निर्माण करना होता है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज एक शिक्षक के लिए होता है कि वो कैसे रहे, कैसे क्या करे, क्या नहीं करे, क्या कहे, क्या न कहे, उसका एक एक व्यवहार हर जगह नोटिस होता रहता है। आप यहाँ भी खड़े होकर के कुछ कर रहे हैं और वहाँ खड़ा विद्यार्थी आपको देख रहा है कि आप क्या कह रहे हैं, क्या नहीं। तो शिक्षक का जीवन आसान जीवन नहीं है, ये बहुत ही कठिन जीवन है। और इसको मुझे नहीं लगता है कि इसके लिए कोई रूल रेगुलेशन आप निर्धारित कर पाए कि एक अच्छे शिक्षक को ये चीजें करनी चाहिए। हाँ, कुछ चीजें हैं, कुछ प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल को ध्यान में रखना चाहिए और उसके साथ एक शिक्षक को तमाम चुनौतियां, तमाम चीजों की दिक्कतें आती रहती हैं, वो चीजें कर रहे हैं। ये भी एक चुनौती ही है। जब आपके विद्यालय में टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ चीजें नहीं है, वाईफाई लग गया है आपका कैंपस में, वाईफाई जो हो चुका है, ये भी चीजें आ रही हैं। हो सकेगा साल भर में कुछ और स्मार्ट क्लास या ये सब भी बन जाए, पर प्रक्रिया चल रही है, धीरे धीरे हम लोग उसको काम कर रहे हैं। जहाँ विद्यार्थी की बात है, मुझे लगता है हर विद्यार्थी अपने आप में एक सोना होता है और हर विद्यार्थी में एक गुण, स्पेशल गुण होता है। जैसा आप लोगों ने कहा कि विद्यार्थी को हमें ये जानने की जरूरत है कि विद्यार्थी में कौन से गुण हैं। अगर हम उस गुण को पहचान करके उस विद्यार्थी को बता दें तो उस विद्यार्थी का जीवन सफल हो जाएगा। ये जो 100 मीटर दौड़ था, कार्ल लुईस पहले क्रिकेट खेलते थे। तो एक दिन वो क्रिकेट में बैट्समैन ने बॉल मारा तो वो दौड़ते हुए बॉल को पकड़ने गए, 4 रन की तरफ जा रहे थे। तो उनके जो कोच थे उन्होंने उनको देखा, उन्होंने बुलाया, कहा कि ऐसा है कार्ल, आप क्रिकेट छोड़ दो, आप 100 मीटर रेस या 200 मीटर रेस भी आप करो। और आप जानते हैं लगातार 4-5 बार ओलंपिक चैंपियन और कौन से ऐसी स्पर्धा नहीं थी जिसे कार्ल लुईस ने न जीती। बस एक सही शिक्षक उस छात्र का सही मार्गदर्शन कर दिया और वो दुनिया के पटल पर छा गया। तो हमें छात्रों के अंदर जो गुण है उनको देखना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे 42 गांव के बीच में जिस महान पुरुष ने इस कॉलेज की स्थापना की, उसे मैं बार बार सत नमन करता हूँ कि कम से कम आज की टाइम में ये विद्यालय यहाँ पर है जहाँ पर बहुत ही हर तरह के सोशल रूप से या चैलेंजिंग जिसको आप कह रहे हैं उस तरह के विद्यार्थी
या समर्थ या असमर्थ हर तरह के विद्यार्थी यहाँ पर आपको दिखते हैं। बहुत से विद्यार्थी आते हैं जिनके पास फीस नहीं होती है और कहते हैं कि एडेड की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे 3,000 साढ़े 3,000 रुपये फीस, वो उसमें भी चाहते हैं कि थोड़ा सा कुछ गुंजाइश हो जाए, लेकिन हम लोग के पास एक समस्या रहती है कि उसको कैसे एडजस्ट करें, क्योंकि शासन और कुछ फाइनेंशियल मैटर हो जाता है। सेल्फ फाइनेंस में चलता है तो यहाँ पर कम से कम बच्चों को इतनी सुविधा दी जाती है कि अगर 8,000 फीस है तो उसको 2 भागों में बांट करके कि भाई एक बार 4 जमा कर दो, एक बार 4 जमा कर दो, वहाँ पर भी सुविधा दी जाती है। ये एक अलग मैटर है। बहुत ऐसे टीचर मैं जानता हूँ, जब बच्चे उनके पास जा करके कहते हैं कि मेरे पास फीस नहीं है, इसी महाविद्यालय के बहुत से टीचरों ने बहुत से बच्चों की फीस भी जमा की है। उन्होंने आर्थिक रूप से उनकी मदद की बिना किसी को बताए, बिना किसी संकोच के। और नाम लेना बहुत उचित नहीं है, क्योंकि नाम लेने से उसका जो कार्य का उसको जो अंदर उसके जो गरिमा है वो कम हो जाएगा। मैं अभी नाम नहीं ले रहा, बहुत ही बड़ा काम है अगर कोई स्वेच्छा से विद्यार्थियों के लिए कुछ भी कर रहा है। यहाँ पर जो गरीब विद्यार्थी हैं, मैं अध्यापक लोग बैठे हुए हैं, मैं कहूँगा कि यहाँ पर एक पोस्ट है निर्धन छात्र कोर्स, वो अभी तक संचालित नहीं है। तो हम लोग मिल करके उस कोर्स को भी संचालित करने की कोशिश करें और कुछ ऐसा बनाए जो ऐसे विद्यार्थी हों जो फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं और बहुत मेधावी हों, अच्छे पढ़ने में हों, उनकी किसी तरीके से हम लोग मदद कर सके। ऐसा विचार हमने शेयर भी किया था, लोग से शेयर भी किए हैं और अब लगता है उसे इम्प्लीमेंट करना भी जरूरी है। जब हमारे पास कोर्स है उसको करना है। विद्यार्थी होता है वो किसी कास्ट, किसी जाति और किसी लिंग को जो है प्रेजेंट नहीं करता, वो केवल विद्यार्थी होता है। तो हर शिक्षक का दायित्व है कि अपने विद्यार्थियों को बिना किसी भेदभाव के बराबर शिक्षा दी जाए, समान शिक्षा दी जाए, समान ज्ञान का वितरण किया जाए। और मैं ये कहूँगा कि अक्सर देखा गया है कि मार्क्स देने में ये भी मुझे गुरेज नहीं है, ये हम लोग करते हैं, हम लोग भी करते हैं और ये चीज नहीं करना चाहिए कि मार्क्स देते समय कहीं न कहीं जिनका अप्रोच आ जाता है उनको हम लोग ज्यादा दे देते हैं। और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि जो नहीं देते हैं वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और जो देते हैं देखिए कुछ चीजों को स्पष्ट रूप से कहने की ताकत भी होनी चाहिए। ऐसा होता है, हम लोग करते हैं, इसीलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। इन सब चीजों से हम लोग को बचने की कोशिश करें, अपने विद्यार्थियों को एक समान रूप से देखने की प्रवृत्ति अपने अंदर पैदा कीजिए एक शिक्षक के रूप में। तब यही विद्यार्थी राष्ट्र का भविष्य होंगे। जो एजुकेशन पॉलिसी चाहती है कि एक जो है सभ्य राष्ट्र का निर्माण, तो सभ्य राष्ट्र का निर्माण कुछ लोगों के शिक्षा देने से नहीं होगा। जब तक सब शिक्षित होंगे तभी सभ्य निर्माण होगा, सभ्य राष्ट्र का निर्माण होगा। हम तो कहते हैं, मैं तो गवर्नमेंट की उस पॉलिसी का भी बहुत बड़ा विरोधी हूँ जिसमें वो जो है विभिन्न मध्यम लो पावर पॉवर्टी, मतलब गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को ये लोग अनाज बांटना। आप देखिए, वो आप उनको फ्री एजुकेशन दीजिए ना, आप उनको फ्री चिकित्सा दीजिए ना, आप अनाज क्यों दे रहे हैं? आप शिक्षा दे दीजिए, उसको चिकित्सा दे दीजिए, वो व्यक्ति अनाज खरीदने लायक खुद बन जाएगा, वो स्वस्थ रहेगा। तो मुझे लगता है कि नस्ल के नस्ल बर्बाद की जा रही है, बैठे बैठे लोगों की खाने की आदत बनती चली जा रही है। इन सब चीजों पे भी गवर्नमेंट को सोचना होगा, और गवर्नमेंट को ही नहीं, हम शिक्षकों को भी सोचना होगा, क्योंकि यहाँ से उठी आवाज वहां तक जाती है और पॉलिसी निर्माण में बहुत से शिक्षक इसमें शामिल होते हैं। तो इस चीज को भी हम लोग को देखना होगा। आज एक बहुत अच्छी चीज पहल जो चल रही है वो एक बहुत अच्छी चीज है कि देखिए, मैंने आप लोग को थोड़ा सिमिट टाइम के लिए वो किया, बट क्या कहते हैं, मुझे आज थोड़ा सा टाइम चाहिए आप लोगों से, तो उसमें अगर आप लोगों को कोई गुरेज नहीं हो तो मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए, आज के टाइम में
शिक्षा और स्वास्थ्य पहली बार भारतीय स्वतंत्रता के बाद पहली बार ये दोनों विषय राजनीतिक विषय बने। इसके पहले ये दोनों विषय किसी पार्टी के राजनीतिक विषय नहीं होते थे। सबसे कम एजुकेशन फंड सबसे कम लाया जाता था और स्वास्थ्य पर भी बहुत नहीं। आप देखिए, हम किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में जो कुछ भी शुरू हुआ, आज उसकी शुरुआत से होने के बाद कल से अभी प्रधानमंत्री जी ने भी 1500 ऐसे स्कूल बनाने की योजना शुरू कर दी है। इसका मतलब शिक्षा के क्षेत्र में अब जो गवर्नमेंट है उसका ध्यान आकर्षित हो रहा है। वो चाह रहे हैं कि अच्छी शिक्षा लोगों को दी जाए। एक चीज तो ये, और दूसरी चीज देखिए, जो बच्चे जाना चाहे जाने दीजिए, कोई बात नहीं है। जो बच्चे जाना चाहे जाने दीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि ये ऐसा विषय है कि बहुत ही नीरस विषय है, मैं जानता हूँ। और जो है यहाँ पर हमको लगता है छात्रों से ज्यादा अध्यापकों को ये सब चीजें समझने की जरूरत है। यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं और देखिए पंखा नहीं है, गर्म है, पसीना चू रहा है, लेकिन एक चीज जान लीजिए, पुरुषार्थ को ही पसीना आता है, पसीना सबको नहीं आता है। क्या है, इतने कठिन परिस्थिति में भी यहाँ पर बैठे हुए मैडम लोगों के भी पसीने चू रहे हैं, सबको पसीना आ रहा है, लेकिन कहीं न कहीं ये एक अच्छे शिक्षक का संकेत और यहाँ पर बैठे अच्छे विद्यार्थियों को संकेत दे रहा है कि आप लोगों में कम से कम इतना आत्मबल है, इतना अनुशासन है कि आप यहाँ पर बैठ करके ये बातें सुन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि किसी को जबरदस्ती कुछ भी नहीं समझाया जा सकता। अगर कोई भी हमारे 4 विद्यार्थी अगर अच्छा सीख लें, अच्छा जान लें, हमारे 4 अध्यापक कुछ नया कर जाए तो उससे ही भला हो जाएगा, विद्यार्थी मान जाए। ये प्रवृत्ति, ये सोच आपके अंदर धारी है, जिसके लिए हम लोग अग्रसर हैं, बराबर प्रयास कर रहे हैं। और आप सौभाग्यशाली हैं कि जितने भी नए अध्यापक इस समय आ रहे हैं वो इन सब चीजों से युक्त है, उनको इन सब चीजों का नॉलेज है, वो आगे बढ़ के काम करना चाहते हैं। संसाधन या जिन समूह की जहाँ तक समस्या है, धीरे धीरे वो संसाधन भी आपको अवेलेबल होंगे, प्रयास किया जा रहा है और वो भी आगे सफल होंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत आज का दिन हम लोग के लिए, सभी के लिए बहुत शिक्षाप्रद रहा। और जो विद्यार्थी बैठे हुए हैं वो भी इन सब चीजों को समझे, जो भी समझ सकते। जितने भी अध्यापक हैं, मैं ये कहूँगा कि बच्चे न्यू एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित जो भी बातें जानना चाहते हैं, आप उनको बहुत प्रेम से बताइए, बहुत प्रेम से उनको सिखाइए कि आखिर क्या है, क्योंकि ये ऐसा बुरा ग्रंथ है जो अभी हम लोग के समझ में नहीं आ रहा है, तो बच्चों के कहाँ समझ में आए। तो बच्चे अगर पूछें तो आप बहुत प्रेम से उनको समझाएं, बहुत प्रेम से उनको बताएं कि आखिर क्या चीज है, कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। और बच्चे भी इस चीज को बार बार अपने अध्यापक से पूछे, ये आपका राइट है, ये आपका अधिकार है कि आप अपने अध्यापक से पूछें कि ये क्या है, आपको समझाएं। ठीक है, और इसी के साथ मैं अपना उद्बोधन समाप्त करता हूँ। सबको रोबर्ट्स आधा जरा ये चेयर इस साइड अरेंज करें। अरे फुल चेयर, फुल चेयर, फुल चेयर देख रहा है।
यहाँ पर रखा है हमारा। कार्यक्रम के में छोटा सा वो है शॉर्ट डॉक्यूमेंट है जो समूह द्वारा प्रस्तुत की गई है। ये आप लोगों के लिए बहुत ज्ञानवर्धक है और बहुत लंबे विवरण के बाद चुना गया है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो कार्यक्रम के में इसी को आपको देखना है और आप इस पर जो भी आपके सवाल होंगे वो आप तुरंत खत्म होने के बाद आप पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह की शिक्षा की तरक्की यह बताती है कि वहाँ की सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा की जगह क्या है और वह इससे कितना सरोकार रखती है। हालिया वर्षों में दुनिया भर की बेहतर गुणवत्ता वाले विश्वविद्यालयों की सूची में भारत से पिछड़ने के बाद यह उम्मीद की जा रही थी कि सरकार और समूची व्यवस्था इस मामले में सुधार के लिए ठोस पहल करेगी ताकि इस स्थिति में कुछ सुधार हो। ऐसे में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2030 को मंजूरी देने को आशा भरी नजरों से देखा जा रहा है। यह इस मायने में भी सुखद पहल है कि लगभग 34 साल